गुड मॉर्निंग दोस्तों ये है हमारा अपना अगला लेक्चर जो कि कॉमर्स का है। शायद ये अपना 9th लेक्चर होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग टैक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों। और ये 2 से 3 लेक्चर में अभी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग दोस्तों स्टार्ट करेंगे अकाउंट। और अकाउंट को दोस्तों ये मानकर चलिए कम से कम 25 लेक्चर हमारे अकाउंट के लगेंगे, ठीक है। तो अकाउंट्स में 25 लेक्चर में हम लोग ख़त्म कर लेंगे और बचेगा इसके बाद ऑडिट बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 लेक्चर में वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। अब तक हम लोगों ने टैक्स में क्या देखा, हम लोगों ने दोस्तों देखा क्या, कुछ बेसिक्स चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी हमने उसको समझा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, अलाउंसेस के बारे में पढ़ा। अलाउंसेस के बारे में हम लोगों ने देखा था क्या कि अलाउंसेस क्या होता है, एक लम सम अमाउंट पेमेंट किया जाता था एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉई को, जिससे वो अपना कुछ जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस है मिटिगेट कर पाए, ठीक है। उसमें क्या टैक्सेबिलिटी क्या सिचुएशन था हम लोगों ने देखा, किस तरीके से हम लोग उसका कैलकुलेशन करते हैं वो चीज़ें देखा। तो कैलकुलेशन का पार्ट दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, यहाँ भी जब भी पूछेगा तो इसके जो कंडीशंस होते हैं उसी बेस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। या फिर जैसे हमने हाउस रेंट अलाउंसेस का एक बार सेक्शन पूछ लिया था, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हमने कहा आपका पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, उसके भी आपके जो है सेक्शंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी उसी का पूछेगा। हाउस रेंट अलाउंसेस हमेशा पूछा है। और उसके अलावा हमने बताया था आपको जैसे इंटरटेनमेंट अलाउंसेस हैं। अभी इंटरटेनमेंट अलाउंसेस के बारे में हम कब पढ़ेंगे, हमने बता दिया कि इंटरटेनमेंट अलाउंसेस हमारा क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। लेकिन क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में उसको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है, हम 16 सेक्शन 16 और 2 के तहत, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जो है जब पूरा पढ़ लेंगे तो एक बार फॉर्मेट देखते हैं कि हम लोग फॉर्मेट, चूंकि फॉर्मेट पे क्वेश्चन नहीं आएगा बट फॉर्मेट पे देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। चूंकि पहले ग्रॉस सैलरी आएगी ये सारे इनकम पढ़ने के बाद, इसके बाद उससे कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, कुछ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आ गया है, ठीक है ना। तो वो सारे चीज़ को हम लोग उसमें देखेंगे। अभी बात करते हैं दोस्तों परक्विजिट्स। ये भी है इम्पॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस के कुछ चांसेस हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है, ठीक ना। तो अभी देखते हैं परक्विजिट क्या होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि अलाउंसेस हमारे लमसम अमाउंट जो है पे किया जाता था किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉई को। तो सेम वही बातें यहाँ होंगी। यहाँ पर क्या होगा, परक्विजिट का मतलब होता है दोस्तों अनुलाभ बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं अनुलाभ, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, आपको कैश में ना देके काइंड में चीज़ें दी जाती हैं, या फिर आपको जो है कंसेशनल रेट पर कोई चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, परक्विजिट या अनुलाभ। यहाँ पे लमसम पेमेंट नहीं होता, यहाँ पर क्या है आपको सुविधाएं दी जाती हैं। काइंड मतलब वस्तु होती है, वस्तुओं में आपकी सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे हमारा क्या है अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब होता है रहने के लिए मकान दिया जाएगा, ठीक। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा था, इसके पहले HRA देखा था, यानी कि अलाउंसेस में हाउस रेंट अलाउंसेस देखा था। वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर मकान एम्प्लॉयर के द्वारा यानी नियोक्ता के द्वारा मकान नहीं दिया जाता था, बल्कि आप मकान को किराए पर लेते थे और उस किराए के बदले में आपको क्या दिया जाता था, एक लमसम पेमेंट एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता था, जिससे आप क्या करो उस आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयर खुद आपको चीज़ें देगा, जैसे हमने कहा हाउस आपको खुद प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। फिलहाल आते हैं देखते हैं कि हम लोग परक्विजिट किसको बोलते हैं। परक्विजिट है दोस्तों हमारा सेक्शन 70 सब सेक्शन 2 में दिया गया है, और इसी में सारे जो है आपके परक्विजिट्स आते हैं, इसी सेक्शन के तहत सारे परक्विजिट्स आपके आते हैं। और परक्विजिट का हमने बताया अनुलाभ होता है, ये काइंड में दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि परक्विजिट्स विल बी, यानी परक्विजिट्स होगा किस में होगा, इन कैश होगा या इन काइंड होगा, यानी नकद होगा या फिर वस्तु में होगा। तो आपको क्या करना है, काइंड में हो सकता है, या फिर ऑप्शन में और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कंसेशनल रेट पर आपको मकान दिया गया, यानी आपने क्या किया है, मकान तो किराए पर आपको दिया है, ठीक है, लेकिन वो कंसेशनल रेट होगा, वो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे हम लोग क्या चीज़ें होती हैं। परक्विजिट की बात कर लें, परक्विजिट यहाँ पे है परक्विजिट इन काइंड्स। परक्विजिट क्या हो सकता है, परक्विजिट्स इन काइंड और एमिनिटीज़। यहाँ पे एक चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, परक्विजिट मीन्स, या फिर बोले तो परक्विजिट विल बी इन काइंड, यहाँ पे लिख सकते हैं आप परक्विजिट विल बी इन काइंड, यानी किस में होगा, काइंड में होगा। और अथवा एमिनिटीज इन कैश, एमिनिटीज इन कैश, देखिए यहाँ पे आया है कैश में एमिनिटीज दी जाती हैं। अब यहाँ पे एमिनिटीज का मतलब क्या है, जैसे हमने क्या किया है, कोई चीज़ें जो है मान लो
हमें सुविधा मिली है कहीं से, ठीक है। सपोज़ हमने कहा किराए का मकान हमको मिला है, हमने किराए पर लिया है, ठीक है, किराया हम दे रहे हैं, तो वहाँ से हमको वो किराया क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर जो है हमारा रीइम्बर्स कर दे रहा है। रीइम्बर्स का मतलब मैं तो भुगतान कर दे रहा हूँ लेकिन वो पैसा मुझे मिल जा रहा है वापस से। किससे मिल जा रहा है? एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे अमेनिटीज़, ठीक है। अमेनिटीज़ का मतलब वही हो गया, यानी कि कैश का सुविधा आपको दी जा रही है बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ एम्प्लॉयर है, आई मैंने लिख दिया है गलती से, तो ये एम्प्लॉयर है। कह रहा है कि रीइम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फ्री और कंसेशनल रेट, यानी हमने बताया कि आपको कोई चीज़ें काइंड में दी जाएंगी, वस्तु में दी जाएगी, वो क्या हो सकता है? फ्री हो सकता है ना, जिसका कोई कॉस्ट आपसे ना लिया जाए। और क्या हो सकता है? कंसेशनल रेट, जैसे आपको गैस वगैरह की फैसिलिटी दे दी जाए, आपको कार की फैसिलिटी दे दी जाए, ठीक है। आपको जो है आपके हाउस के जो अप्लाइंसेज होते हैं, जैसे हमने कहा वो टीवीज़ वगैरह हो गए हैं ना, ये सारी चीज़ें हमारे हाउस अप्लाइंसेज में आते हैं। एसी हो गई, फ्रिज हो गई, ये सारे हाउस अप्लाइंसेज में आते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है, आपको कंसेशनल रेट में दे दी जाए या फिर आपको फ्री में प्रोवाइड कर दी जाए, तो वो हमारी क्या होती हैं? परक्विजिट अनुलाभ कही जाती हैं। तो कंसेशनल रेट में बी फॉलोइंग। तो अब यहाँ पे हमने क्या पूरा एक बार मैं पढ़ता हूँ, परक्विजिट इन काइंड, परक्विजिट विल बी, यहाँ पे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पे लिख लो विल बी। तो परक्विजिट विल बी इन काइंड और अमेनिटीज इन कैश रीइम्बर्समेंट। रीइम्बर्समेंट मतलब कि जैसे हमने अपने पॉकेट से कोई चीज़ें भुगतान कर दी है, बाद में एम्प्लॉयर ने उसको हमें रीइम्बर्स कर दिया, वापस से दे दिया कैश में, ठीक ना। तो परक्विजिट विल बी इन काइंड और अमेनिटीज इन कैश रीइम्बर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फ्री और कंसेशनल रेट मे बी फॉलोइंग, यानी कि ये 3 तरीके से हो सकता है। यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटी, आपको फैसिलिटी यानी सुविधा प्रोवाइड कर दिया जाए, या फिर पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, जैसे मेरी कोई ऑब्लिगेशन थी, ऑब्लिगेशन मतलब होता है उत्तरदायित्व या फिर दायित्व, ठीक है, जिसका मुझे भुगतान करना था, ठीक, तो उसका पेमेंट मुझे करना था बट एम्प्लॉयर ने कर दिया, तो वो होता है पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। इसके बाद तीसरा है रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस, जैसे मेरा कोई व्यक्तिगत खर्चा था, तो मैंने अपना व्यक्तिगत खर्चा था, मैंने उसको भुगतान कर दिया बट उसका रीइम्बर्स कर दिया गया, किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉय। तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस में देखेंगे हम लोग क्या चीज़ें आएंगी, है ना, कैसे रिम्बर्समेंट होता है। मान लो आपने हाउस में वो हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट वगैरह कराया, उसके सारे खर्चे जो है एम्प्लॉयर के द्वारा क्या किया गया? दे दिया जाता है, बाद में रिम्बर्समेंट वगैरह हो जाती है। तो शायद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि परक्विजिट क्या है। परक्विजिट एक तरीके की सुविधा है, फैसिलिटी है, ठीक है, जिसके द्वारा जो है, जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा पेड किया जाता है। बात इतनी सी ही है, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला नंबर हम लोग इंपॉर्टेंट देखेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ये हमारा परक्विजिट का पहला पॉइंट, यानी कि पहला हमारा कॉन्सेप्ट होगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है मकान, ठीक है, लेकिन कैसा मकान? रेंट फ्री, यानी कि बोलते हैं कि मुफ्त में क्या मिल रहा है? बिना किराए का आपको मकान मिल रहा है, बिना किराए के रहने का मकान, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब। किराया मुक्त, इसको बोलेंगे हिंदी में किराया मुक्त मकान बोला जाता है, ठीक है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है किसके द्वारा? एम्प्लॉयर, यानी कि नियोक्ता के द्वारा, जिसने हमें अपॉइंटमेंट किया है अपने ऑफिस में, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमें क्या कर रहा है? अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, अगर वो एम्प्लॉयर हमारा जो है कैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉई, सपोज जैसे एम्प्लॉयर हमारा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो मैं क्या होऊंगा? उसका एम्प्लॉय होऊंगा, तो मुझे क्या कहा जाएगा कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ। तो अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो टैक्सीबल वैल्यू जो भी डिटरमाइन किया जाएगा इस परक्विजिट का, इस सुविधा का, ठीक है, जो सुविधा या मकान हमें दी गई है, उसकी कितनी टैक्सीबल वैल्यू होगी, वो गवर्नमेंट खुद डिटरमाइन करती है। अभी बात करते हैं कि सर ये टैक्स क्यों इस पर देगा। अब इसकी बात देखो, जैसे हमने कहा कि सपोज, ये बात थोड़ी सी समझने की वाली बात है कि जैसे हमने कहा सैलरी हमारी कितनी है, मान लो हमने कहा
20,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है। हमको डीए मिल रहा है, मान लो 10,000 रुपये की है। हमको जो है बोनस मिल रहा है, ठीक है, ये भी मान लो 5,000 रुपये की है। इस तरीके से हमारी सारी सैलरी बन रही है। अब बताओ ये सारी चीज़ें डीए भी कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। बोनस कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि और भी जो भी अलाउंसेज हैं, जैसे हम लोग और अलाउंसेज में मान लो टिफ़िन अलाउंसेज हो गया, है ना, और क्या हो सकता है हमारा इंटरटेनमेंट अलाउंसेज हो गया, है ना। इस तरीके से सारे अलाउंसेस को जोड़ते हैं, चूँकि सैलरी ही तो हमारी क्या है, बेसिक हमें अपॉइंट किया गया है कि बेसिक सैलरी पर अपॉइंट किया गया है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक। इसलिए ये हमारी सैलरी में क्या हो गए? ऐड हो गए, तो टैक्स हमको इस पर देना पड़ता है, ठीक ना। बात करते हैं जब ये हमको फ्री में मिल रहा है, कैश में मिल नहीं रहा, तो आप कहोगे सर ये तो मेरा इनकम है ही नहीं, तो मैं इस पर टैक्स क्यों दूँ? तो भाई आप सोचो ना कि अगर आप ये मकान आपको फ्री में नहीं मिलता, आप कहीं किराए पर लेते कि नहीं लेते, या फिर आप खुद का अपना बनवाते कि नहीं बनवाते, तो आपके पॉकेट से खर्च होता कि नहीं होता, कुछ ना कुछ आप अपने पॉकेट से एक्सपेंस करते कि नहीं करते? बिल्कुल करते। तो वो सारे खर्चे आपका बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो बचेगा तो इनकम का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ ना, तो वही आपका इनकम कहा जाता है। तो वो उसमें टैक्सीबल पोर्शन कितनी होगी, वो चीज़ हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, तो टैक्सीबल वैल्यू यानी हमारी जो है कर योग्य वैल्यू, यानी कि जो हमारी होगी कर योग्य मूल्य हमारा कितना होगा, वो डिटरमाइन किया जाएगा, यानी निर्धारित किया जाएगा किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर उसकी जो भी लाइसेंस वैल्यू हो, ठीक ना। बात करते हैं अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, अदर्स का है, तो अदर्स में अगर हम लोग आ जाते हैं, तो अदर्स में हम देखेंगे कौन आएगा हमारा। को मान लो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट का कोई एम्प्लॉई है, कोई प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉई है, ठीक है, तो उसको अगर ये सारी सुविधाएं अकोमोडेशन की उसका एम्प्लॉयर दे रहा है, तब हम लोग टैक्सीबल किस तरीके से हिस्सा निकालेंगे कि वो जो फ्री में उसको मिल रहा है उसके आय के ऊपर, यानी कि जितना उसकी आय होगी उसमें से उसने कितना खर्च किया और कितना उसकी टैक्सेबिलिटी बनने की चांसेस हैं, वो हम लोग देखते हैं अकोमोडेशन में। अगर देखो यहाँ पे दो सिचुएशन बन गई कि अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, यहाँ पे अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय ये है आपका एम्प्लॉय, ठीक ना। अगर अकोमोडेशन किसके द्वारा है? एम्प्लॉय के द्वारा है, तो हम लोग क्या होगा, ये सिचुएशन हम लोग देखते हैं, डील करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ठीक ना। ये अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ना कि एम्प्लॉई, यानी कि जो मकान दिया गया है, चूँकि एम्प्लॉय को होता है तो वहाँ पे हमारी तो खुद की है, तो वहाँ पे परक्विजिट की बात आएगी नहीं। तो यहाँ पे अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, इसका क्या मतलब है? ओन्ड बाय एम्प्लॉयर का मतलब है कि जो मकान हमें दिया गया है, रहने के लिए फ्री में दिया गया है, उसका मालिक कौन है? तो मालिक है कौन? एम्प्लॉयर। नियोक्ता खुद उस मकान का मालिक है, यानी कि नियोक्ता ही क्या है? मकान का मालिक है। यानी कि अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर मीन्स द ओनर ऑफ सच हाउस कौन है? एम्प्लॉयर। दी ओनर ऑफ सच हाउस इज एम्प्लॉयर। हम ये कहेंगे कि हमारा उस मकान का मालिक कौन होगा या ओनर कौन होगा, स्वामी कौन होगा? तो एम्प्लॉयर होगा। अब एम्प्लॉयर अपना खुद का मकान है ना, जो एम्प्लॉइयों को फ्री में दे रहा है, उसके सिचुएशन में टैक्सेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, ये देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो मकान किस सिटी में सिचुएटेड है, शहर में किस शहर में सिचुएटेड है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, चूँकि ये पॉपुलेशन बेस्ड पे ही निकलता है, पॉपुलेशन बेस्ड। जैसे हमने कहा, अगर मान लो जैसे हमने कहा कि एक मकान आपको दिया गया है ना, एक ऐसे शहर में दिया गया है, सिटी में दिया गया, जो सिटी का पॉपुलेशन आपको पता देखना है कि कितना है इसकी पॉपुलेशन सपोज दैट हमने कहा यहाँ पे लिखा है कि एक ऐसे शहर की कंडीशन। यहाँ पहला कंडीशन क्या है? पहली अगर स्थिति में अगर एम्प्लॉय को जो मकान दी गई वो पहले कंडीशन को फॉलो करता है, तब हम लोग कितना % टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे। अगर कह रहे हैं कि पॉपुलेशन जिस शहर में मकान सिचुएटेड है वहाँ की पॉपुलेशन बिलो 10 लाख है, यहाँ पे हमने लिखा है 10 लाख, यानी कि जिस जगह पर हमें मकान प्रोवाइड कराया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा, और उस जगह का जनसंख्या पॉपुलेशन कितना है? बिलो 10 लाख, मीन्स 10 लाख से नीचे है, ठीक ना, 10 लाख से नीचे है,
तब सैलरी का 7.5% टैक्सीबल वैल्यू होती है किसकी, रेंट फ्री अकोमोडेशन की। यानी ये जो रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको मिला है इसकी टैक्सीबल वैल्यू कितनी आएगी, 7.5%। किसका, सैलरी का। तो सैलरी का कॉन्सेप्ट अभी हम लास्ट में देखेंगे कि सैलरी का यहाँ पे मतलब क्या है। जैसे हम लोग देखते थे अलाउंसेज में डीए प्लस बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन देखते थे, वही चीज़ यहाँ भी सैलरी में देखेंगे कि यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट में देखते हैं। तो बिलो यहाँ पे बोल रहा है कि पॉपुलेशन बिलो 10 लाख, यानी कि यहाँ की जनसंख्या का अगर जो है जिस जगह पे हमें मकान मिली है वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से नीचे है तो टैक्सीबल हमारी कितनी आएगी, रेंट फ्री अकोमोडेशन 7.5%। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इफ़ हाउस, या ऐसा बोला जाए कि इफ़ एन अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई, ठीक है, एक मकान जो है एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया गया है एट अ प्लेस वेयर द पॉपुलेशन इज बिलो 10 लाख, यहाँ की जनसंख्या क्या है 10 लाख से नीचे है, देन टैक्सीबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन विल बी, यानी कि वहाँ की टैक्सीबल वैल्यू क्या होगी रेंट फ्री अकोमोडेशन की, तो वो आपको बताना पड़ेगा 7.5% ऑफ सैलरी, यानी कि 7.5% ऑफ सैलरी आपकी क्या होगी, टैक्सीबल वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर जनसंख्या हमारी उस जगह की, उस प्लेस की, प्रॉपर प्लेस की अगर 10 लाख से ऊपर होगी, ये साइन हमारा क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, यानी ग्रेटर देन मतलब अगर 10 लाख से ऊपर जनसंख्या हमारी है लेकिन 25 लाख से नीचे, यहाँ पे है 25 लाख, अगर 10 लाख से ऊपर हमारी जनसंख्या है उस जगह की लेकिन 25 लाख तक या 25 लाख से कम है तो सैलरी का 10% क्या निकल के आएगा, हमारा टैक्सीबल वैल्यू निकल के आएगा। तीसरी बात क्या है, तीसरी में कहा गया कि अगर 25 लाख से ऊपर है, यानी जो मकान हमें रेंट फ्री में दी अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है वहाँ की पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ऊपर है, चूँकि इक्वल टू दूसरे वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि अगर 25 लाख तक या 25 लाख के नीचे है लेकिन 10 लाख से ऊपर हो, तो चूँकि 10 लाख तक और 10 लाख के नीचे की जो बात कही गई है वो पहली कंडीशन में आ गई। दूसरी कंडीशन में है कि 10 लाख से ऊपर हो 25 लाख तक अगर है तो दूसरी कंडीशन में आ गई। तीसरी कंडीशन हमारी है 25 लाख से ऊपर, तो 25 लाख से ऊपर जैसे ही आएंगे तो सैलरी का 15% हमारा क्या होगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन का टैक्सीबल वैल्यू आएगा, जो हम लोग ले जाके सैलरी के हेड में ऐड करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है ये समझ लीजिए, यहाँ पे सैलरी आएगी बेसिक प्लस डीए स्टार का मतलब हमने बताया है कि बेसिक प्लस डीए स्टार का मतलब है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है। स्टार का मतलब क्या है, डीए पे यहाँ पे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, यानी सैलरी का हिस्सा जो होगा वही यहाँ पे लेंगे, है ना। और इसके बाद है कमीशन स्टार का यहाँ पे मतलब क्या है, ये इसका मतलब है फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न ओवर, और प्लस करेंगे दोस्तों जितना हम लोगों ने अलाउंसेस पढ़ा था, जितनी अलाउंसेस हम लोगों ने पढ़ा था, जो टैक्सीबल वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था, देखा था, वो सारे टैक्सीबल अलाउंसेस यहाँ पे ऐड होते हैं सैलरी में, ठीक ना। यानी कि हम लोग बोले जैसे हमारा क्या मेडिकल अलाउंसेस था फुल्ली टैक्सीबल था, पूरा ऐड हो जाएगा, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सीबल था, पूरा ऐड हो जाएगा, ठीक है। और मान लो हमने कहा कि हमारा जो भी टैक्स था HRA जैसे हम लोग कैलकुलेट करना सीखे थे, जितना हमारा टैक्सीबल पार्ट आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ऑल टैक्सीबल अलाउंसेस इस सैलरी का मतलब में ऐड हो जाएगी। ये जो सैलरी लिखी है इसमें बेसिक लेंगे, डीए स्टार लेंगे, कमीशन लेंगे, प्लस ऑल टैक्सीबल अलाउंसेस लेंगे, प्लस एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट, यानी कोई और मौद्रिक सुविधा अगर आपको दी गई है, मनी की सुविधा आपको दी गई है तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो मॉनेटरी बेनिफिट है इसमें हम लोग ऐड नहीं करेंगे। कौन सी मॉनेटरी बेनिफिट, नॉट बीइंग परक्विजिट, नॉट बीइंग अ परक्विजिट, यानी जो हम लोग परक्विजिट में देखेंगे कोई अगर मॉनेटरी बेनिफिट दी गई है उसको हम लोग इसमें ऐड नहीं करते हैं। इसके अलावा कोई भी लमसम पेमेंट जो हम लोगों ने देखा था, लमसम पेमेंट में क्या क्या चीज़ें थी, जैसे ग्रेच्युटी हो गई थी, है ना, और क्या हो गया था, जैसे हमने कहा कि ये हो गई आपके डीए वगैरह हो गया, ये ग्रेच्युटी हो गया, है ना, और कोई कंपनसेशन वगैरह हम लोगों ने जैसे देखा था, रिट्रेंचमेंट वगैरह वॉलंटरी का हो गया, वो सारे लमसम पेमेंट इसमें नहीं आएगा। तो ये आपको सिंपल सी बात इतना समझना है। और फिर एक चीज़ ये भी कि आप इसको देख के घबराना नहीं कि सर इतना बड़ा सा है हम लोग कैसे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इतना कैलकुलेशन दोस्तों नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे जो पेपर सेट किए जाते हैं 3 घंटे के हिसाब से सेट किए जाते हैं। जैसे CA के एग्जाम वगैरह में होता क्या है कि जब ये आएगा, अगर सिर्फ HRA कैलकुलेट करने के लिए दे दिया है तो काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देता है, और वहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करने के लिए देता है तो 8 नंबर में आता है, ठीक है। तो वहाँ पे चूंकि मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं तो समय भी ज़्यादा आपको लगाना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है वो
मैक्सिमम की बात कर लें, जैसे 40 सेकंड से लेकर हमें 60 सेकंड में सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, ये हमारी स्पीड होनी चाहिए एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग पेपर सेट होता है। तो आपको इतना सारा चीज़ नहीं देगा कि ये बताओ इसका रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या होगा। तो जैसे आपको कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में अगर देता भी है, चूँकि आज तक दिया नहीं है, अगर देता भी है तो आपको क्या करेगा, ऐसे देगा फाइंड या कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेट करेगा क्या कि रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है रेंट फ्री अकोमोडेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अकोमोडेशन का मतलब होता है मकान, है ना, अकोमोडेशन यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया। आपको दे दिया जाएगा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी फाइंड या कैलकुलेट रेंट फ्री अकोमोडेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, या आपको दे देगा डिटेल्स में, सपोज ऐसे करेगा, बेसिक दे देगा, है ना, और आपको दे देगा, मान लो यहाँ पे दिया डियरनेस अलाउंसेस टैक्सीबल ही पूरा देगा, जो भी देगा कैलकुलेट करने के लिए, ढेर बहुत ज़्यादा नहीं देगा। तो यहाँ पे मान लो 25,000 रुपये कर दिए पर मंथ, है ना, DA आपको दे दिया, मान लो यहाँ पे कहेगा 5,000 रुपये हो गया, है ना। इसके बाद और चीज़ें क्या दे सकता है आपको, मान लो यहाँ पे दे दिया मेडिकल अलाउंसेस दे दिया, है ना, मेडिकल अलाउंसेस आपको दे दिया, मान लो ये 1,000 रुपये दे दिया है, 1,000 रुपये ये पर एनम का है, ठीक है, पर एनम मतलब वार्षिक है, और ये पर मंथ में है, ये पर मंथ में है। और आपको क्या दे सकता है इसी तरीके से, मान लो, और चौथा कंफ्यूज करने के लिए दे देगा यहाँ पे ग्रेचुटी, है ना, ग्रेचुटी, चूँकि आपको लमसम पेमेंट वाली इसमें कंसीडर करनी नहीं है, ग्रेचुटी दे देगा, कहेगा इसने पाया 2 लाख रुपये, तो आपको कहेगा कैलकुलेट करो HRA, और ये भी बता देगा कि अकोमोडेशन जो थी हमारे रेंट फ्री अकोमोडेशन, या बोले तो हाउस इज सिचुएटेड, ऐसा लिख देगा, हाउस इज सिचुएटेड एट अ प्लेस, ऐसे लिख देगा, एट अ प्लेस वेयर पॉपुलेशन इज, है ना, पॉपुलेशन बताएगा आपको, पॉपुलेशन इज, है ना, पॉपुलेशन वेयर पॉपुलेशन इज, मान लो हमने कहा बिलो 10 लाख लिख देगा, बिलो 10 लाख लिख देगा, या फिर बिलो 25 लाख लिख देगा, ऐसा करके देगा, छोटा से इतना ही देगा, कहेगा बताओ कितना आएगा रेंट फ्री टैक्सीबल रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो आपको क्या करना है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर बिलो 10 लाख लिख दिया तो बिलो 10 लाख का मतलब क्या है, 7.5% निकालना है, 7.5% ऑफ सैलरी निकालना है। तो सैलरी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि सैलरी यहाँ पे है, सैलरी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, बेसिक आ जाएगा, DA आएगा, फार्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, लेकिन जब कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग पूरा ले लेंगे ऐसे ही। इसके बाद कमीशन अगर दिया रहेगा तो लेना है, नहीं तो नहीं देगा, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा देगा। तो ये क्या है, मेडिकल अलाउंसेस दे दिया है, चूँकि ग्रेचुटी हमारी लमसम पेमेंट है, इसमें आने वाली है नहीं, तो ये सारे 3 चीज़ें यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। तो चूँकि 25,000 रुपये पर मंथ है, ये 5,000 रुपये पर मंथ है, तो टोटल कर लेना है आपको, ये हम रफ करते हैं। जैसे ये कहा बेसिक आपकी कितनी है, बेसिक कैलकुलेट कर लेना है, 25,000 यानी 25,000 इक्वल टू 12, चूँकि 12 महीने पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0 0 60 की 0 6 होल किया है, यानी 3 लाख, ये 3 लाख रुपए हो गया, है ना। इसके बाद कह रहा है कि DA हमारी कितनी है, 5,000 रुपये है DA, तो DA ले लेना है 5,000 के 12 से मल्टीप्लाई करा लो, 60,000 ये हो गया। इसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंसेस बताया 1,000 रुपये उसको मिला है, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस पर एनम वगैरह नहीं, सीधा लिखा रहेगा, है ना, क्योंकि इंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्या है, वहाँ पे हर महीने इंटरटेनमेंट कर रहा है ना, इंटरटेनमेंट कराया जा रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मान लो हमने कहा चलो 1,000 रुपये ये हमारी क्या है DA, वो इंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 और 1 हो गया, ये 0 0 0 और इधर भी 0 आ जाएगा, ये 6 है, 36 यानी 3,60,000 हो गया। अभी इसी का क्या कर लेना है, कह रहा कि सैलरी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारी सैलरी आ गई। जब सैलरी आ गई तो करना क्या है आपको, चूँकि यहाँ बता ही दिया है कि पॉपुलेशन हमारी कितनी है, बिलो 10 लाख है। अगर बिलो 10 लाख नहीं है तो आपको तब भी पता चल जाएगा, शहर का नाम दे देगा, जैसे दिल्ली दे दिया, कानपुर दे दिया, है ना, लखनऊ दे दिया, तो वहाँ की ऑलरेडी जनसंख्या कितनी होंगी आपको पता है ना। तो जैसे इलाहाबाद, दिल्ली है, कानपुर है, वहाँ की जनसंख्या तो जब भी होंगी 25 लाख से ऊपर ही होंगी ना, कुछ नहीं लिखेगा तो आप समझ जाएंगे। तो इसका 7.5% आपको क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है, जो आएगी वही आपकी टैक्सीबल रेंट फ्री अकोमोडेशन हो जाएगी, है ना। ये चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से कैलकुलेट हम लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकलिटी है नहीं, ठीक है।
अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आते हैं, दूसरी बात है अकोमोडेशन नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। जैसे अभी यहाँ पे क्या था, इसका मालिक कौन था, एम्प्लॉयर ही था। उसने क्या किया, अपने मकान को अपने ही एम्प्लॉइयों को दिया है फ्री में रहने के लिए, है ना, सुविधा दे दिया। लेकिन अगर अब मान लो इसके पास इसका मकान खुद का नहीं है, मकान यानी एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, बल्कि वो क्या कर रहा है, वो जो है किराए पर लेकर दे रहा है। किसको दे रहा है, किराए पर। जैसे मैंने कहा कोई, मैं ही एक एम्प्लॉय हूँ किसी कंपनी में, और मेरे एम्प्लॉयर ने क्या किया, मुझे एक बाहरी कमरा जो है किराए पर लेके मुझे दिया है फ्री में रहने के लिए। तो मेरे जेब से तो कुछ जाने वाला है नहीं ना, लेकिन फिर भी तो मेरी आय का हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा, चूँकि अगर वो नहीं देता तो मेरे पॉकेट से कुछ खर्च होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता। तो वो चीज़ मेरी बचेगी तो वो आय में शामिल करी जाएगी। लेकिन कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। आय में शामिल करने के लिए टैक्सेबल वैल्यू को हम लोग शामिल करते हैं, आय मतलब इनकम। अब कह रहा है कि जब किराए पर लेकर एम्प्लॉयर ने दिया है, इफ़ अकोमोडेशन इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, देन क्या होगा, हमारा कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जब भी कैलकुलेट करेंगे क्या, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो इसके दो कंडीशन है। पहला कंडीशन हमने वहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ दी फॉलोइंग, मतलब जो निम्न में से कम हो, लिस्ट ऑफ दी फॉलोइंग। पहला कंडीशन है क्या, 15% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है दोस्तों, यही है कॉन्सेप्ट। ये जो हमने पढ़ा था सैलरी का कॉन्सेप्ट, वही लगेगा इसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन में, कोई दूसरी नहीं आएगी। तो 15% ऑफ सैलरी, तो ये हम लोग सैलरी ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। और अथवा दूसरी कंडीशन क्या है, एक्चुअल रेंट, यानी कि जितना हमारे ओनर ने रेंट को पेड किया है, तो एक्चुअल रेंट वहाँ पे लिख लेना है। अब देखते हैं कि ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, ठीक है। तो जो ज़्यादा होगी उसको छोड़ देना है, जो कि कम वाले को लेना है। लीस्ट मतलब जो कम हो, ठीक ना। तो दोनों में से जो कम होगा वो हमारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल का पार्ट हो जाएगा। और वही ले जाकर हम लोग कहाँ करेंगे, जो सैलरी इनकम कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मेट हमने जो शुरू में बताया था उस फॉर्मेट पे हम लोग रख के सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ से हमको जो टोटल करेंगे जब, तो हमको ग्रॉस सैलरी मिलती है। ग्रॉस सैलरी में से हम लोग दोस्तों सेक्शन 16 के डिडक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, तो हमें जो मिलता है वो हमारा नेट इनकम मिलती है सैलरी की। अब ये तो सिचुएशन यहाँ तक होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट की। अगर मान लो कोई एक ऐसा पर्सन है ना, वो बाहर गया, कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो बाहर जा रहा है और होटल में ठहर रहा है, होटल में ठहरेगा, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत टफ नहीं है इस वजह से। तो होटल में ठहरेगा, तो बताओ होटल में ठहरेगा तो उसका भी सुविधा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। तो मैं ही सपोज मान लो हम जाते हैं दिल्ली मुंबई जाते हैं, कोई 5 स्टार होटल वगैरह में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि 15 दिन तक का जो होगा, अगर मान लो हमने 15 दिन रह लिया और 15 दिन का जो है पेमेंट कौन किया, एम्प्लॉयर ने किया, क्योंकि हम तो फ्री में रहेंगे ना। तो एम्प्लॉयर ने 15 दिन तक का पेमेंट कर दिया, तो वो उस अगर 15 दिन के बाद मैं नहीं रहता तो कोई टैक्सेबल वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर वो 15 दिन के ऊपर रह गया, 15 दिन के ऊपर एक भी दिन रह गया, तो हम लोग एग्रीगेटेड फिर देखेंगे यहाँ पर, तब 24% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। 24% ऑफ सैलरी यही जिससे हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था। तो 24% ऑफ सैलरी और अथवा एक्चुअल चार्जेज, तो जो हमारे एम्प्लॉयर ने एक्चुअल पेमेंट किया होगा कहाँ पे, होटल वाले को, और या फिर 24% ऑफ सैलरी, किसकी सैलरी, मेरी सैलरी, जो दोनों में से क्या होगा, कम होगा। विच एवर इज लेस मैंने यहाँ पे लिखा है, जो दोनों में से कम होगा वही हमारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इफ़ अ एम्प्लॉय वेंट टू अब्रॉड बोल दे, या फिर बोल दे कि वेंट टू अनदर सिटी एंड लीव्स इन अ होटल, और वो क्या कर रहा है, एक होटल में रह रहा है, ठीक है। और ये भी आपसे उसमें ऐड कर देगा कि वो होटल में रहता है। एंड सच होटल एक्सपेंसेस आर, हम बोले तो रेंट इम्बर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि उसका क्या कर रहा है कि एम्प्लॉयर उसको रिम्बर्स कर दे रहा है या पेमेंट कर दे रहा है उस होटल का। तो बताओ कितने परसेंटेज ऑफ सैलरी आपसे टैक्सेबल वैल्यू हो सकती है। तो आपको अगर परसेंटेज ऑफ सैलरी टैक्सेबल पूछेगा तो 24% ऑफ सैलरी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी, ठीक ना। तो अगर आपको दो चीज़ें दे रखी, दोनों अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में दे रखा है, तब आपको देखना है कि जो दोनों में से कम होगा। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ पे, ये आप समझ लो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे इस तरीके से हम आउट करते चल रहे हैं। आपको क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, वो चीज़, चूँकि ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनाए जाते हैं, है ना।
तो आप ये समझो, सपोज कोई एक एम्प्लॉय है, वो मुंबई गया, है ना, मुंबई गया, सबसे फेमस ताज होटल में रुक गया, ठीक ना। ताज होटल में रुका, कितने दिन रुका, 24 मान लो ऐसा हमने कर दिया 20 डेज रहा। 20 डेज क्या है, रिसाइडेड, यानी कि एम्प्लॉय वेंट टू मुंबई एंड रिसाइडेड इन अ होटल फॉर 20 डेज। कितने दिन के लिए रिसाइड किया, रुका, 20 डेज के लिए रुका है वहाँ पे। एंड आपको बताओ जो होटल का खर्चा है आपको उसमें दे देगा कि रिइंबर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने क्या किया, उस होटल का रेंट या फिर जो भी भाड़ा था उन्हें रिइंबर्समेंट कर दिया। देन आपसे पूछेगा व्हाट विल बी द परसेंटेज, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। तो परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल वैल्यू बात अगर करेगा तो 24% होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने जो पढ़ा वो था हमारा क्या, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन में कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे मान लो अगर जो हमें फर्नीचर फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं, उस जो हमें अकोमोडेशन मकान फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, अगर उसके साथ फर्नीचर भी इंक्लूड करके दिया जाए, ठीक है। जैसे अगर हमें मकान मिलता है एकदम खाली रहेगा, सिर्फ कमरा रहेगा, वहाँ पे कोई फर्नीचर नहीं रहेगा, तो वो होगा रेंट फ्री अकोमोडेशन कहा जाता है। लेकिन अगर उसके साथ हमने कहा फर्नीचर भी है ना, उसमें हमारा पूरा मकान जो है एकदम फर्निश्ड हो, यानी कि वहाँ फर्नीचर के साथ साथ यानी लाइटिंग वाइटिंग है, पंखे वंखे हैं, बेड वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो उसको हम लोग फर्निश्ड का नाम देते हैं। ठीक है, तो फर्निश्ड के साथ में अगर मिलता है तो उसे बोलते हैं रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब उसमें फर्नीचर वगैरह यानी कि हमारे रूम जो मिलेगा, कमरा मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ कमरा रहेगा, उसको बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर वो पूरी तरीके से बोले तो बेड वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं तो उसे बोलते हैं फर्निश्ड अकोमोडेशन, लेकिन वो फ्री में मिल रहा है इसके लिए उसको बोलते हैं हम लोग रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि फर्नीचर का टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो फर्नीचर अगर दिया गया है हमारे अकोमोडेशन के साथ, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फर्नीचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, यानी उसका उस फर्नीचर का मालिक हमारा एम्प्लॉयर है या फिर कोई और है। अगर वो फर्नीचर का मालिक है तब क्या सिचुएशन होगा, अगर वो फर्नीचर का मालिक नहीं है बल्कि किराए पर फर्नीचर लेकर आपके कमरे में लगवा के आपको दिया है, तब क्या कंडीशन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं पहले, अगर फर्नीचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, यानी कि मकान का जो वो फर्नीचर का जो है मालिक कौन है, अगर एम्प्लॉयर है और वो आपको उस कमरे के साथ में फ्री में दे रहा है, तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट लेते हैं। यानी फर्नीचर की जो भी हमारे फर्निश्ड करने के लिए जो भी ओरिजिनल कॉस्ट आई थी उसका 10% आपको जो है लेना है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट इज टैक्सीबल, यानी जो भी फर्नीचर होगी उसकी 10% हम लोग ले लेते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, टैक्सीबल वैल्यू हो जाती है। तो इतनी सी बात है। अगर बात करते हैं फर्नीचर इज टेकन ऑन रेंट, अगर फर्नीचर को जो है एम्प्लॉयर ने रेंट पर लेके दिया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है, इफ़ फर्नीचर इज टेकन ऑन रेंट और हायर बाय एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई फॉर अकोमोडेशन, देन एक्चुअल हायरिंग चार्जेज विल बी टैक्सीबल। आपको ये ध्यान देना कि जो किराया आपने किराया पर लिया है फर्नीचर, उसके बदले में जो किराया देते हैं वो एक्चुअल किराया जो होगा वो हमारी क्या होगी, टैक्सीबल हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दोनों में अंतर आपसे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली ये पूछने का चांसेस है, और एक बार पूछा गया था 2018 में, जब अगस्त में पेपर हुआ था ऑफिस असिस्टेंट और असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर कैंसिल होने के बाद, चूँकि 2017 में हुआ था तो कैंसिल हुआ था, दोबारा जब हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ़ फर्नीचर इज आल्सो प्रोवाइडेड विद द अकोमोडेशन देन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फर्नीचर, यानी कि जब हम अकोमोडेशन जो प्रोवाइड की गई है आपको फ्री में, उसके साथ अगर फर्नीचर भी दिया गया है और ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो कितनी % टैक्सेबल वैल्यू होगी, ये एग्जाम में आ चुका है। तो ये आपको ध्यान में रखा है कि अगर ये रखना है कि अगर फर्नीचर जो है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है और अकोमोडेशन के साथ में आपको फ्री में दे रखे हैं, तो उसके 10% जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी वो क्या होगी, टैक्सीबल होती है। ये एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखना कि अगर एम्प्लॉयर ने किराए पर ले रखा है तो जो किराए की वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी, हमारे सैलरी में टैक्सीबिलिटी एक तरीके की टैक्स में वो ऐड हो जाएगी, वो माना जाएगा मेरा क्या है, इनकम है ना। बाद में वो टैक्सीबिलिटी जो जितनी भी आएगी उसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने लिखा है
कि इफ़ एनी अमाउंट चार्ज, अगर जैसे हमने कहा एम्प्लॉयर ने हमें फर्नीचर भी दे रखा है एकोमोडेशन के साथ। सपोज हमने कहा फर्नीचर की कॉस्ट हमारी कितनी की है, मान लो हमने कहा 2 लाख की हमारी क्या है फर्नीचर की कॉस्ट है, और ये हमें 2 लाख रुपए की फर्नीचर की लागत का जो है उन्होंने हमें फर्नीचर प्रोवाइड किया है, और किसके साथ में, एकोमोडेशन के साथ में। तो आपसे और ये भी कह देगा कि ये फर्नीचर जो है ओन्ड बाई है। ओन्ड मतलब स्वामी कौन है, बाई एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर इसका क्या है, स्वामी है, नियोक्ता। एम्प्लॉयर ही क्या है, इसका स्वामी है। तो आपसे ये कहा जाएगा कि बताओ कि टैक्सीबल वैल्यू क्या होगी। तो टैक्सीबल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 लाख रुपीज़ जो होगी, 2 लाख, तो इसका 10% हम लोग निकालेंगे। तो जो आएगा, मान लो हमने कहा कि कितना आया, 20,000 रुपीज़ आया, 20,000 रुपीज़ आया। अब 20,000 रुपीज़ चूँकि ये हमारा क्या आ रहा है, एक टैक्सीबल वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर हमने कहा इस फर्नीचर के बदले में एम्प्लॉयर ने मुझसे कुछ चार्ज किया था या मेरी सैलरी से डिडक्ट कर लिया था अगेंस्ट फर्नीचर, तो अगर हमने कहा कि फर्नीचर के अगेंस्ट जो है एम्प्लॉयर ने या हमसे कुछ चार्ज किया है या फिर हमारे सैलरी से काटा है, तो वो सीधे यहाँ पे टैक्सीबल जो वैल्यू आई है उसमें से लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे लेस करना है एनी चार्जेज या चार्ज बाय दी एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने अगर कोई भी अमाउंट इसके बदले में चार्ज किया है, तो वो यहाँ से सपोज हमने कहा 5,000 रुपये उसने हमसे चार्ज किया था या मेरी सैलरी से काट लिया था फर्नीचर का, तो ये सीधे टैक्सीबल वैल्यू से क्या होगी, घट जाएगी। अब हमारी टैक्सीबल वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 15,000। तो ये हमारी होगी टैक्सीबल वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। सेम बातें हमने ऑलरेडी बता दी आपको। इफ़ फर्नीचर इज प्रोवाइडेड, यदि फर्नीचर को दिया गया है विथ अकोमोडेशन, अगर अकोमोडेशन के साथ दिया गया है, देन तब टैक्सीबल वैल्यू हमारी टैक्सीबल वैल्यू विल बी एडेड विथ टैक्सीबल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। यानी अगर हमने कहा कि अगर हमें फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है ना, फर्नीचर अगर हमें प्रोवाइड किया गया है किसके साथ, अकोमोडेशन के साथ, तो फर्नीचर की जो टैक्सीबल वैल्यू आती है वो, और प्लस हमारा जो अकोमोडेशन है उसका, दोनों का टैक्सीबल वैल्यू इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारी हो जाएगी, क्या कही जाएगी, हमने ऑलरेडी बताया कि अगर फर्नीचर के साथ में अकोमोडेशन के साथ में फर्नीचर दिया गया तो वो बोला जाता है रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन कहा जाता है। तो टोटल एग्रीगेटेड टैक्सीबल वैल्यू हमारी क्या होगी, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन की टैक्सीबल वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरीके से जैसे हमने कहा फर्नीचर के बदले में आपसे कोई अमाउंट चार्ज किया गया है, वो अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सीबल वैल्यू से घट जाती है। तो वही बात यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है कि इफ़ एनी अमाउंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर फॉर अकोमोडेशन, अगर अकोमोडेशन के बदले में जो हमें फ्री में दिया गया है उसके बदले में भी अगर एम्प्लॉयर ने कुछ हमसे चार्ज किया है, ठीक है, वो, और प्लस अगर फर्नीचर के बदले में जो ये 5,000 चार्ज किया था ये, और प्लस ये दोनों ऐड करके हम लोग टोटल देखेंगे जो अकोमोडेशन की टैक्सीबल वैल्यू आएगी फर्निश्ड की, ठीक है। जैसे फर्नीचर मान लो हमारा कितना आया, 20,000 रुपये आया, हम एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लो हमारा अकोमोडेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ना, अकोमोडेशन का टैक्सीबल वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया। सपोज हमने कहा पॉपुलेशन 10 लाख के नीचे थी तो 7.5% से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ठीक है। सपोज हमने कहा 36,000 रुपये आया है किसकी, टैक्सीबल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। तो टैक्सीबल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन कितनी है, 36,000 की है, और ये हमारी कितनी है, फर्नीचर की 20,000 है। तो ये दोनों हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 56,000 टोटल हो गया, ये टैक्सीबल वैल्यू हो गई। अब कह रहा है कि एम्प्लॉयर ने 5,000 रुपये फर्नीचर के बदले में मुझसे चार्ज किया था और अकोमोडेशन के बदले में कह दो कि 10,000 रुपये चार्ज किया था। तो टोटल कितने चार्ज किए हैं एम्प्लॉयर ने, या तो मेरे सैलरी से काट दिया होगा या मुझसे लिया होगा। तो ये दोनों 15,000 रुपये यहाँ से टोटल टैक्सीबल वैल्यू से लेस हो जाएगी। तो जो बचेगा 31,000, ये हमारी क्या होगी, टैक्सीबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन की टैक्सीबल वैल्यू हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसको हमने बताया, फर्नीचर वाला एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना। इसके बाद दोस्तों अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई। यानी हम किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय हैं और हमारे एम्प्लॉयर ने क्या किया है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई जो है फ्री में दे रहा है, यानी सुविधा जो है हमें मिल रही है वो फ्री में मिल रही है। यानी ये गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर ये हमें क्या मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। तो फ्री में मिलेगा तो हमारी आय बचेगी, जब हमारी आय बचेगी तो वो इनकम का पार्ट होगा, तो टैक्सेबिलिटी तो बननी है।
अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर परचेज है यानी जो ये फैसिलिटी हमें दी गई है एम्प्लॉयर ने किसी आउटसाइड एजेंसी से हमें खरीद कर दे रखी है, यानी ये गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई हमें किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से वो एम्प्लॉयर ने लेकर मुझे दिया है, तो टैक्सीबल वैल्यू क्या होगी? तो एक्चुअल अमाउंट पेड, यहाँ पे ध्यान देना कि वास्तविक जो मूल्य का भुगतान किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा वो हमारी क्या होगी? फुली टैक्सीबल होगी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, सिंपल सा है ना, इसलिए ऐसा पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे आपको इसी टाइप से मिलेंगे, कैलकुलेटिंग पार्ट नहीं रहेगी, थ्योरेटिकल बेस्ड मिलेगा आपको एग्जाम में। तो ऐसे ही पूछ लेगा, इफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई, ठीक है, तो एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया गया है फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड ये आपसे और मेंशन कर देगा फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर क्या कर रहा है कि परचेज्ड बाई एंड एम्प्लॉयर परचेज्ड बाई सच फैसिलिटी फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी, देन टैक्सीबल वैल्यू, तो देन टैक्सीबल वैल्यू हमारी क्या होगी? फुल्ली टैक्सीबल होगा, एक्चुअल अमाउंट पेड जो होगी वही। दूसरी बात है हमारी कि सप्लाई है, जो हमें सप्लाई हो रहा है बाई एम्प्लॉयर फ्रॉम ओन सोर्स, यानी कि जो हमें ये फैसिलिटी मिल रही है वो खुद अपने सोर्स से एम्प्लॉयर अपने पास से प्रोवाइड कर रहा है, ना कि बाहरी सोर्स से कर रहा है। तब क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, चूँकि एम्प्लॉयर अगर आप गैस का मान लो गैस खुद बनवा रहा है उसकी कंपनी होगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई अपने सोर्स से प्रोवाइड कर रहा है, तो एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट जो आएगा वो चार्ज किया जाएगा टैक्सेबिलिटी में। अब यहीं फिर देख लेते हैं वही बात कि अगर एम्प्लॉयर ने कुछ चार्ज किया होगा तो क्या होगा? तो इफ़ एनी अमाउंट चार्ज बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉई, यानी कि अगर कर्मचारी से एम्प्लॉयर ने, नियोक्ता ने इन सब सुविधाओं के बदले में उससे कुछ पैसा चार्ज किया है, लिया है, यानी कि एम्प्लॉय फॉर सच फैसिलिटी, देन सच अमाउंट विल बी डिडक्टेबल, यानी इफ़ एनी अमाउंट चार्ज बाय द एम्प्लॉयर, यानी कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉयर ने चार्ज किया है एम्प्लॉय से फॉर सच फैसिलिटी, यानी इस सुविधा के लिए, देन सच फैसिलिटी, तो देन सच अमाउंट विल बी डिडक्टेबल फ्रॉम अबव टैक्सीबल, यानी ये जो टैक्सीबल हम लोगों ने निकाला है इसमें से क्या किया जाएगा? उसको हम लोग डिडक्ट कर देंगे, जो बचेगी वो हमारी टैक्सीबल वैल्यू हो जाएगी। अब कह रहा है इफ़ बिल्स आर इशूड इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयर, हमें जो सुविधा मिल रही है उसकी जो बिल आ रही है हमारे एम्प्लॉयर के नाम से आ रही है, ना कि मेरे नाम से आ रही है, तो देन इट इज नॉट टैक्सीबल, यानी ये टैक्सीबल नहीं होगा। किसके लिए नहीं होगा? नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, यानी कि गैर, हम बोले तो विशेष जो कर्मचारी हैं, जो गैर विशेष में क्या होगा? जिसकी सैलरी 50,000 है या 50,000 से ऊपर है वो हमारे क्या होते हैं? स्पेसिफाइड होते हैं, यानी विशेष कर्मचारी होते हैं, और उसके नीचे जो है वो नॉन स्पेसिफाइड या फिर गैर विशेष जो है हमारे क्या हैं? कर्मचारी हैं। अगर ऐसे कर्मचारी, जैसे हमने क्या बताया इसमें कि एम्प्लॉयर के नाम से बिल जनरेट हो रही है ये सारी फैसिलिटी के लिए, और वो बिल जो है किसके नाम से आ रहा है? एम्प्लॉयर के नाम से आ रहा है, और ये फैसिलिटी किसको दे रखी है? नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को अगर दे रखी है तो वो टैक्सीबल नहीं होगा। किसके हैंड्स में नहीं होगा? ये एम्प्लॉय के हैंड्स में टैक्सीबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि स्पेसिफाइड जो होगा उसके लिए तो टैक्सीबल होगा। तो स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं? जिसकी सैलरी 50,000 से ऊपर होगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेसिफाइड पर्सन किसको कहते हैं? हु इज़ द स्पेसिफाइड पर्सन ऑफ सच फैसिलिटी, यानी कि आपसे पूछ सकता है ये कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई के लिए स्पेसिफाइड पर्सन कौन हो सकता है? तो स्पेसिफाइड पर्सन या एम्प्लॉय हमारे वो होते हैं जो यहाँ पे हमने लिख रखा है, द फॉलोइंग पर्सन, यानी निम्न जो व्यक्ति हैं, शैल बी कंसीडर्ड एज स्पेसिफाइड पर्सन, यानी जो निम्न पर्सन हैं इनको हम स्पेसिफाइड यानी कि विशेष व्यक्तियों के कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। कौन होता है? पहला कंडीशन क्या है कि एम्प्लॉय हु इज डायरेक्टर ऑफ कंपनी, किसी कंपनी का डायरेक्टर है तो वो 50,000 से सैलरी की बात छोड़ो, 2.5, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक कमाने वाले हैं। तो कोई डायरेक्टर है अगर एम्प्लॉई, किसी कंपनी का एक ऐसा एम्प्लॉय जो उस कंपनी में डायरेक्टर है, तो वो हमारा स्पेसिफाइड होगा। तो ऐसे केस में ये जो है बिल जो जनरेट हो रही है एम्प्लॉयर के नाम से वो टैक्सीबल होगी इसके हैंड्स में, ठीक है, चूँकि उस फैसिलिटी का यूज़ कौन कर रहा है? ये डायरेक्टर कर रहा है। इसके बाद दूसरा कंडीशन है कि एन एम्प्लॉय हु होल्ड्स इक्विटी शेयर, यानी एक ऐसा एम्प्लॉय है जो उसी कंपनी में काम कर रहा है और उस कंपनी का
20% शेयर, इक्विटी शेयर की बात कही गई। इक्विटी मतलब क्या होती है बताओ, समता अंश बोलते हैं इसको। इक्विटी शेयर अगर 20% जो है वो ले रखा है उस कंपनी में या उससे ज़्यादा ले रखा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, एक तरीके का मेजॉरिटी उसके पास अच्छा खासा है, वोटिंग पावर की राइट होगी उसके पास, है ना, वोट देने का अधिकार या मत देने का अधिकार होगा उसके पास, तो वो हमारा स्पेसिफाइड पर्सन कहा जाता है। तीसरा और लास्ट पॉइंट इसका है, हमने जो पहले बता दिया कि एनी अदर एम्प्लॉय हुज सैलरी इज हमने कहा हुज सैलरी एक्सीड्स, मतलब जो क्रॉस कर जाए लिमिट किसकी, 50,000 की। तो ये इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको आपको समझना है और एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा मैं पॉइंट आउट ऑलरेडी करते चला जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ अगर कोई एक ऐसी फैसिलिटी गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पावर या वाटर सप्लाई की आपको दे रखी है और वो जो है किसी बाहरी एजेंसी से, ठीक है, क्या किया गया है, परचेज किया गया है, लेकर आपको दिया गया है, तो क्या होगा, तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, क्योंकि आउटसाइड एजेंसी से ये फैसिलिटीज़ परचेज की जा रही हैं। दूसरा, अगर एम्प्लॉयर ने अपने सोर्स से दिया है तब टैक्सेबल क्या होगा, जो एम्प्लॉयर की पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती होगी, है ना। इसके बाद हमने क्या बताया कि एनी अमाउंट चार्ज बाय द एम्प्लॉयर, हमने क्या बताया कि कोई भी एक ऐसी अमाउंट यानी इस सुविधा के बदले में अगर आपसे चार्ज किया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा तो वो ये टैक्सेबल वैल्यू से क्या होगी, घट जाएगी। इसके बाद हमने क्या बताया कि अगर जो सारी फैसिलिटी हमको ये सारी फैसिलिटी मिल रही हैं और इस फैसिलिटी का जो बिल जनरेट हो रहा है, मान लो बाहरी एजेंसी से लिया गया है, बिल जनरेट होगा किसके नाम से होगा, एम्प्लॉयर के नाम से होगा। अगर एम्प्लॉयर के नाम से हो रहा है तो नॉन स्पेसिफाइड जो पर्सन होंगे उनके हैंड्स में ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा, जो स्पेसिफाइड होंगे। स्पेसिफाइड की 3 कंडीशन, पहला अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टर हो, है ना, किस कंपनी में जहाँ पे वो जॉब कर रहा है वहाँ का डायरेक्टर हो, तो उसकी जो है वो उसे कहेंगे स्पेसिफाइड पर्सन, तब उसके केस में ये बिल वाला जो टैक्सेबल वैल्यू होगी उसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी। और या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 50,000 सैलरी की लिमिट जो होती है मंथ की वो क्रॉस कर जाए तब भी वो स्पेसिफाइड के कैटेगरी में आएगा। इसके बाद एक और लास्ट आपका क्या है कि अगर वो जो है उसी कंपनी में 20% से ज़्यादा या 20% शेयर होल्ड करता है, उसके पास अच्छा खासा वोटिंग पावर है, तो भी वो क्या होगा, स्पेसिफाइड पर्सन होगा। तब उस केस में जो बिल जनरेट हो रही है एम्प्लॉयर के नाम से इस फैसिलिटी के बदले में, तो उस एम्प्लॉय के हैंड्स में ये टैक्सेबल होगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे, वहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करेंगे कि उस दिन हम लोग टैक्स को ऑलमोस्ट कवर कर लें। बचा खुचा रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। टैक्स तो वहाँ पे आपका ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।